मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। तो दोस्तों पुनः स्वागत है आप सबका अपना रेडियो 96.9 FM में, और एक कार्यक्रम चल रहा है अपने आसपास। और दोस्तों जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि आज IIMC यानी भारतीय जनसंचार संस्थान मना रहा है एंटी रैगिंग डे। तो आज इस दिवस पर हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विद्यार्थी हैं और उनसे जानेंगे रैगिंग के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस और किस तरह से रैगिंग जो है किसी भी विद्यार्थी के लिए या किसी भी शख्स के लिए एक ख़तरनाक कह लीजिए कि मनोस्थिति पैदा कर देती है और उनके जीवन में एक जो कह लीजिए कि अंधकार सा आ जाता है। तो वो सब क्यों होता है, इन सब बातचीत करेंगे। तो हम सबसे पहले स्वागत करेंगे श्रीधर का। श्रीधर, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अलूना, आपका भी धन्यवाद। तो आज हम सभी मना रहे हैं एंटी रैगिंग डे। तो अलूना, आपसे हम जानना चाहेंगे कि रैगिंग क्या होता है, क्योंकि आप सभी जब स्कूल कॉलेज में से निकले हुए हैं, स्कूल कॉलेज में खासकर देखने को मिलता है शिक्षण संस्थानों में कि रैगिंग एक ये समझ लीजिए कि एक प्रथा बना दी गई है, जो अगर प्रगतिशील विचार के हिसाब से देखा जाए बुरी प्रथा है, लेकिन बच्चों में ये क्रेज सा रहता है। तो आखिर ये क्या है? मेरे मुताबिक रैगिंग शब्द एक बहुत ही छोटी मानसिकता का उदाहरण है, जहाँ पे स्कूल या कॉलेजों में जो सीनियर जूनियर बच्चे होते हैं वो आपस में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपने से छोटे, अपने से कमज़ोर विद्यार्थियों के ऊपर बुलिंग या फिर ऐसी टिप्पणियाँ करना जिनसे उनकी मानसिक या शारीरिक विचार पे असर पड़े, उसको मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें रैगिंग के अंतर्गत आ सकती हैं। जी, तो श्रीधर, रैगिंग शब्द आपने भी सुना होगा। तो जैसे ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या पैदा होता है? डर लगता है कि या उत्सुकता बढ़ती है, क्या होता है? रैगिंग शब्द से ज़रूर दिल में एक डर आता है। रैगिंग ऐसा लगता है खींचतान हो रही है जी। और कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। तो बिल्कुल रैगिंग जो है कहीं से भी एक अच्छा शब्द नहीं है और अच्छी हरकत भी नहीं है जो लोग करते हैं और जिनके साथ होती है। और अक्सर हमने देखा गया है कि ये जो नए छात्र होते हैं, जूनियर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनके साथ देखी गई है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ ही होती है। कई बार बड़े बड़े सीनियर्स जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर सकते हैं, हैरेसमेंट कर सकते हैं, उनके साथ कुछ भी ऐसी बातें कर सकते हैं जो उनके दिल में पहुंच जाए तो बहुत आगे जाके गलत कदम उठा सकते हैं कोई छात्र। जी, तो अलूना, जैसे कि हमारी संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति परंपरा, उसमें एक गुरुकुल का एक जो प्रथा थी और उसमें सभी बच्चे पढ़ते थे, जहाँ पे हर विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को गुरु भाई मानता था और प्रेम पूर्वक रहते थे, एक दूसरे को समर्थन करते थे, उसे आगे बढ़ाते थे। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाओं ने उसका रूप ले लिया, गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा स्ट्रक्चर है, और उसमें आज ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती दिख रही हैं, दिखती हैं कई बार, कि जहाँ पर जैसा कि श्रीधर ने बताया कि बच्चों के साथ जो नए बच्चे आते हैं, नवागंतुक होते हैं, उनके साथ जो मानसिक बोझ डालने की कोशिश किया जाता है या उनके साथ कुछ ऐसा उनको कहा जाता है करने के लिए जिससे वो असहज महसूस होते हैं। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इससे नए बच्चों पे अगर उनके साथ वो जो रैगिंग हो जाती है, क्या असर होता है उनका? मेरा मानना है कि रैगिंग जैसा मानसिक उत्पीड़न एक छात्र के लिए बहुत समय तक उसके साथ रह सकता है। कभी कभी रैगिंग जैसे किसी के शरीर, शारीरिक या उस पर टिप्पणी करने से लोगों को सेल्फ डाउट या छात्रों को सेल्फ डाउट की स्थिति में ले आता है कि क्या मैं दूसरों के समान नहीं, या फिर क्या मैं दूसरों के जितना अच्छा नहीं। तो ये जो ठेस है ये बहुत समय तक एक छात्र के मस्तिष्क पे रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में एक शिक्षण संस्थान में किसी भी एक छात्र के साथ जब उसको किसी प्रकार की शारीरिक, मौखिक या मानसिक दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसे रैगिंग का जो एक टैग दिया जाता है कि रैगिंग उसके साथ हो गई है। लेकिन जब एक बच्चे को एक साथ रैगिंग हो जाती है तो जो बच्चे करते हैं रैगिंग, खासतौर पे जो सीनियर कह लीजिए या जो एक दबंग टाइप के बच्चे होते हैं वो जो करते हैं, तो उनकी मनोस्थिति क्या होती है कि इस तरह की हरकत करने की? उसको जबकि पता है कि उस बच्चे को तकलीफ़ हो रही है या वो उस चीज़ में असहज नहीं है, फिर भी उस चीज़ को दबाव डालते हैं। तो श्रीधर, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि गुरु भाई मानते थे हमारे सीनियर्स को,
तो वो जो प्रथा थी उसमें हम हमेशा एक रिस्पेक्ट की भावना से देखते थे और उनके पास जाते थे कि जी। हमारी मदद कीजिए। और वरिष्ठ जो दोस्त होता था, सहयोगी सहपाठी होते, तो वो भी अपने जूनियर को एक छोटा भाई की तरह मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जी। वो कोई भी परेशानी हो, चाहे जीवन हो या फिर करियर हो, कुछ भी हो, उसमें एक मदद के रूप में देखा जाता था। पर जैसे जैसे आगे समय बढ़ा है तो ये चीज़ें बदल गई है और एक दबंग की जो भावना है जी। उसकी वजह से अब जो बच्चे हैं उन पे एक दबाव डालने के लिए, अपने आप को एक बड़ा इंसान समझ के उन पे ऐसा दबाव रखने के लिए कि जी हाँ मैं बड़ा हूँ, और सामने वाले के उत्पीड़न पे खुश होने के लिए आजकल रैगिंग करी जा रही है। और ये सीनियर्स को ही देखने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको ये जो बड़प्पन है वो अपना दिखाना चाहिए, ना कि एक दबंग टाइप पर्सनालिटी जो है वो अपनी दिखानी चाहिए। जी, तो ये तो दोस्तों निस्संदेह जो लोग ये करते हैं उनको सोचना चाहिए कि ये एक मानवता के लिहाज से भी ठीक नहीं है। और जब भी कहते हैं कि कहीं भी, चाहे आपका घर हो या आपका शिक्षण संस्थान हो, जब कोई नवागंतुक आता है, नया विद्यार्थी आता है, तो उनका तो आपको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनसे नई नई चीज़ें सीखना चाहिए कि भाई आप क्या सीख के आए हो, आप जिस दुनिया से आए हो, हम भी आए थे लेकिन उसमें कितना बदलाव आया है। तो वो सब जानने समझने का एक मौका प्रदान करता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के कुकृत्य कर डालते हैं और इसमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है। लेकिन दोस्तों हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी जाते हैं उन सबको सोचने की ज़रूरत है कि जो नया विद्यार्थी आता है उनके लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम या जो फर्स्ट डे होता है वो बहुत ही यादगार होता है। और वो जो यादगार पल है, अगर उस दिन उसके साथ कोई ऐसी बात हो जाती है जो उसके दिल को चोट पहुंचती है, उसको मनोस्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है, तो वो उसके जीवन भर के लिए उसके साथ वो जो छाया है, प्रतिछाया बनी रहती है। तो वो ना बनने दें, बल्कि उसको कुछ ऐसा उपहार दें, कोई ऐसी डायरेक्शन दें जिससे कि उसको उसके जीवन में उत्साह बना रहे, और जब भी वो आगे बढ़े तो उसको पहला दिन याद रहे कि उस भैया ने या उस साथी ने मुझे वो बात बताई थी और उसके ज़रिए मैं आगे बढ़ा। तो मुझे तो लगता है श्रीधर, हम हर बच्चे को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हर उस सीनियर को या किसी भी दबंग बच्चे को सोचने की ज़रूरत है कि वो ऐसा ना करें। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षण संस्थान में, क्योंकि ये ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में देखा गया है, हालांकि रैगिंग कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में देखा जाता है। तो वहाँ पर शिक्षण संस्थाओं ने क्या क्या कुछ कदम उठाए हैं इस चीज़ को रोकने के लिए? जी, अगर मैं IAMC की सबसे पहले बात करूँ तो हमें याद है कि जैसे ही हमने एडमिशन लिया था तो वहाँ पे एक एंटी रैगिंग एफिडेविट हमसे साइन करवाया था। जी। जहाँ पे हमने भी साइन किया था, हमारे गार्डियन, चाहे वो माँ बाप हो या कोई भी, उन्होंने भी साइन किया था, जिससे ये गारंटी मिलती है कि हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, और अगर हम करेंगे तो हमें फ़ाइन होगा बहुत भारी, और साथ में दंडनीय अपराध भी मिल सकते हैं, जैसे कि कॉलेज से बाहर निकालना। तो इसी प्रकार आजकल हर कॉलेज में जो भी UGC से अफिलिएटेड है और जैसे भी वो NCERT या जैसे भी काम करते हैं, वो हमेशा अपना एक एफिडेविट या ऐसा कोई प्रावधान ले रहे हैं आजकल बच्चों से, जिससे वो ऐसे कदम ना उठाएं। इसी के साथ आजकल लॉज भी हैं जो कि कहीं ना कहीं इसको कवर करते हैं। वैसे भारत में ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो कि रैगिंग के अगेंस्ट है। जो भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है उसमें भी अभी तक यूनिवर्सल कोई लॉ नहीं है जो रैगिंग को स्पेसिफिकली एक दंडनीय अपराध मानता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं कॉलेजेस अपने स्तर पर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे वो रैगिंग को रोक सकें। जी, तो आप दोनों से हम जानना चाहेंगे कि क्या कभी आप लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में रैगिंग का जो बोझ है उसको महसूस किया है? कभी आप लोगों के साथ रैगिंग वाली कोई घटना हुई है? हम जानना चाहेंगे आपसे। मेरे निजी रूप में तो मेरा कभी ऐसा सामना नहीं हुआ है, बट हाँ मुझे ये ज़रूर याद है कि बचपन में हमारी शिक्षक हमसे ये कहते थे कि हम अपने सीनियर विंग के बिल्डिंग्स में ना जाएं, या फिर हमारा जो इंटरेक्शन है हमारे सीनियर्स के साथ वो कम से कम रहे। तो ये जिज्ञासा मन में हमेशा रहती थी कि ऐसा क्यों कहा जाता है। जी। और एक जूनियर होने के नाते हम अपने सीनियर्स को एक अच्छी उससे देखते थे कि हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, बट हमारा इंटरेक्शन ही लिमिट कर दिया जाता था। पर अब जाके समझ में आता है कि शायद वो ये रैगिंग की चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे टीचर्स हमें इन बातों से मना करते थे। जी। और एक दूसरा किस्सा मैं साझा करना चाहूँगी कि जैसे सुनने में आता है कि जो शिक्षण संस्थानों में शौचालय होते हैं वहाँ पे खासकर पुरुषों के साथ ही देखा गया है कि उनके सीनियर्स उनके जूनियरों के साथ उनके शारीरिक उस पर टिप्पणी करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो वहाँ हरकतें होती हैं। श्रीधर, कभी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सच बताऊं तो बचपन में हमारे को कभी पढ़ाया नहीं जाता कि रैगिंग क्या होती है, कैसे होती है। हमारे किताबों में फ़िलहाल ऐसा कोई करिकुलम में नहीं है जो हमें बताता है। जी। तो बचपन में अगर हमें किसी को होता भी है तो हमें पता नहीं है कि वो रैगिंग है या क्या है, गुड टच है, बैड टच है या क्या है।
तो 2 किस्से हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं कॉलेज का बताऊं, तब मुझे पता था रैगिंग क्या होती है। एक बार मैं ऐसे ही लंच टाइम में जो 1 घंटे का ब्रेक होता है उसमें अपने क्लासरूम में खाना खा के बैठा था, अकेला था, और अचानक से कुछ सीनियर्स आते हैं। उन्होंने पूछा कि क्लास खा लिया? मैंने कहा हाँ, और वो आके बैठ गए। 5-6 लोगों का ग्रुप था और वो अपनी बातें कर रहे थे। धीरे धीरे बातें जो है ज़ोर ज़ोर से पूरे रूम में गूंजने लगी और मुझे थोड़ी परेशानी हुई। तो मैंने कहा कि मैं चलता हूँ, और मैं गेट की तरफ जाने लग रहा था जब उन्होंने रोका और मुझे पूछा कि अरे कहाँ जा रहे हो? और मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई हो गई है और मुझे जाना है। फिर उन्होंने मुझसे अपना परिचय पूछा कि आप कौन से कोर्स में क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन से ईयर में हो, और तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। और मैंने बताया कि मेरी हॉबी है सिंगिंग करना, गाना गाता हूँ मैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा चलो गा के बताओ। मैंने गाना गाया तो उन्हें अच्छा लगा। फिर वो सब मेरे पास आके बैठ गए। फिर उन्होंने और बातें की और धीरे धीरे कुछ अभद्र बातें भी करने शुरू हो गए कि अच्छा रात में क्या करते हो और खाली टाइम कैसे निकालते हो, और कॉलेज में अच्छा लग रहा है, सीनियर्स कैसे हैं। फिर उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा डांस करते हैं, और मुझे बोला कि डांस करो। और एक अचानक से आइटम सॉन्ग बजा दिया मुझे डांस करने के लिए, जो कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था और मैं करना भी नहीं चाहता था, पर उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम्हें करना पड़ेगा वरना हम जाने नहीं देंगे। और गाना बज रहा था और चीज़ें हो रही थी, बट भगवान का शुक्रिया यही है कि अचानक से फिर क्लास में बच्चे आने लग गए थे और ब्रेक ख़त्म हो गया था। तो फिर वो चीज़ जो वो करना चाहते थे वो पूरी नहीं हो पाई, और उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं उनसे कभी मिला, और अगर मैंने उनको कभी देखा भी था तो मैंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। तो ऐसे मैं बच गया, मैं कह सकता हूँ। और बचपन में भी जब मैं बता रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं था कि गुड टच बैड टच क्या होता है। जब हम स्कूल में जाते थे और स्कूल में टैक्सी जो होती है उसमें हर क्लास के बच्चे होते हैं, चाहे वो 6th क्लास हो, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो। तो मैं जब 6th क्लास में था, जो 12th क्लास के छात्र थे वो मुझसे अजीब बातें करते थे, और जब भी अजीब बात करते उसके बाद वो कहते तू दिल पे मत लेना, और मेरे दिल पे हाथ रख के ऐसे सहला देते, अपना हाथ मेरे दिल पे रखते थे जी। मुझे अजीब लगता था, पर मुझे समझ नहीं आता था वो क्या है, क्यों कर रहे हैं। और हमेशा उनकी टैगलाइन होती थी और मेरे साथ ही करते थे। साथ ही में मैं थोड़ा मोटा भी था बचपन में, तो मुझे चिढ़ाते भी थे। बट यही कुछ किस्से हैं। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला और बात खत्म हो गई। जी। तो दोस्तों ये भी बात है कि जो रैगिंग है वो कई तरह से होते हैं, चाहे उनकी त्वचा पे, नस्ल पे, धर्म पे या जाति पे, जेंडर पे, रंग रूप पे, या फिर वो कहाँ से किस इलाके से आता है, उन सब पे टिप्पणी करना भी रैगिंग ही है। क्योंकि कई बार किसी इलाके को भी उसका जो नाम है वो ऐसे मायने में रूढ़ हो जाता है जिसको लोग बेकार नज़र से देखते हैं। उस क्षेत्र से बुलाना, नाम से बुलाना वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो हम सबको जब भी किसी से इंटरेक्ट करें तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि क्या उन्हें अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। जाहिर सी बात है आपको पता नहीं भी होगा, तो जब आप पहली बार कोई बात बोलेंगे और उसके बाद जब रिस्पॉन्स आए ना का, तो उसका ना ही समझें। क्योंकि दोस्तों ना का मतलब ना होता है, और जीवन में हमेशा याद रखना हम सबको कि ना एक ऐसा शब्द है जो हमें बहुत सारी चीज़ों करने से रोकता है, लेकिन जब जीवन में आगे बढ़ना होता है तो उस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। कि किसी ने ना कहा तो जो चीज़ हम बोल रहे थे उस पर हमेशा के लिए हम अपने आप को प्रतिबंधित लगा लेते हैं, तो उसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो हम आपसे अलोना और श्रीधर ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि श्रीधर आपने तो अपना व्यक्तिगत ही बताया कि किस तरह से कुछ बातें हुई थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए आप। तो लेकिन वो जो डर है, जैसा आपने कहा कि उन बच्चों को देखते तो दूसरे रास्ता आप पकड़ लेते थे, जो डर है, तो वो डर से आप निकलने के लिए क्या करते हैं, या फिर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाए तो कैसे निकले? मैं सच बताऊं तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझ नहीं आता आप किसके पास जाएं। जी। आपको थोड़ा डर लगता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो सामने वाला कैसा सोचेगा। और कहीं ना कहीं ये भी बात है कि ऐसी बातों पे कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। कोई कैमरा रिकॉर्डिंग, सीनियर्स हैं, वो बड़े हैं, तो डरा धमका के मना भी करवा सकते हैं कि नहीं अगर ऐसा किया तो देख लो तुम्हारे 3 साल हमारे हाथ में ही है, और कुछ भी। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है अगर उस तरह से देखें। और जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, फिर वो जो बच्चा है अपने दिल तक ही रखता है, अपने माँ बाप को भी नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि माँ बाप के सामने रोना भी कहीं ना कहीं उसको कमज़ोरी दिखाता है। उसके वो नहीं चाहता कि उसके माँ बाप सोचे कि उनका बच्चा कमज़ोर है। तो बड़ा डर का माहौल होता है, और मेंटल हेल्थ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं फिर बच्चा या तो स्कूल जाना बंद कर देगा, और ड्रॉप आउट रेट्स भी बढ़ जाती है। अगर मैं भारत की बात बताऊं तो कुछ लेटेस्ट डेटा आया था कि करीबन 25 जो ऐसे छात्र हैं जो रैगिंग का सामना किया, उन्होंने सुसाइड किया, और ये यूजीसी का डेटा है। तो ऐसी भी रेट्स है जो हमें बताती है कि किस प्रकार रैगिंग जैसी चीज़ भी बच्चों को सुसाइड तक पहुंचा सकती है। तो बहुत ही ख़राब इसके कह सकते हैं इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि कैसे कोई सॉल्व कर सकता है। जी।
जी हाँ दोस्तों, तो जो शिक्षण संस्थान उसमें जो पहला दिन होता था यानी इंडक्शन प्रोग्राम या फर्स्ट डे प्रोग्राम जो होता था जिसमें बच्चे इंटरेक्ट करते थे, और वो कब न जाने कब और कैसे उस बुरी प्रथा में बदल गई, रैगिंग में बदल गई, और इसके चलते इसको देखते हुए जब इसके परिणाम खतरनाक आने लगे तो हर एक शिक्षण संस्थान ने इस पर एक्शन लिया और हर एक शैक्षणिक संस्थान में एक एंटी रैगिंग कमेटी है। अगर कोई भी छात्र या छात्रों के साथ अगर उनके साथ किसी तरह कोई दिक्कत आती है या वो असहज महसूस करते हैं तो अपनी जो संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी से शिकायत कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि इस एंटी रैगिंग कमेटी में टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और जो इलाके के पुलिस है वो भी होती, मीडिया कर्मी होते हैं और विशेष रूप से महिला सदस्य भी होते हैं। तो आप बिल्कुल भी वहाँ असहज महसूस नहीं करेंगे, आपको अपने ही लोग मिलेंगे, आपके अपने कॉलेज के ही लोग मिलेंगे, अपने परिवार के लोग मिलेंगे। वहाँ पर आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो आप अवश्य कहें। और हाँ, उन सभी छात्रों को सतर्क हो जाना चाहिए जो रैगिंग को लेकर आज भी बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और वो इस चीज़ को करना अच्छी बात या दबंगई समझते हैं, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि अब भारत में उन्हें दंडित करने के लिए पूरे प्रावधान है और रैगिंग एक अपराध है और भारतीय जो न्याय संहिता उसके अनुसार उन्हें दंडित किया जा सकता है। तो इस चीज़ का उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, और वैसे भी दोस्तों ये चीज़ हमारी संस्कृति को, जो हमारे संस्कृति में है नहीं, तो इस चीज़ को आप जितना हो अवॉइड करें, इसको ख़त्म करें और इस दिन को यानी पहले दिन को या किसी भी दिन आप किसी से मिलें तो मिलनसार रूप से मिलें, दोस्तानी नज़रिए से मिलें, उन्हें बढ़ाएं और हमेशा रैगिंग को ना ही कहें और दोस्ती को हाँ कहें। तो अलोना, अब हम आप जाते जाते क्योंकि समय कम है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने बताया कि हर एक शैक्षणिक संस्थानों में कमेटी भी है और जो सरकार है वो भी ज़रूरी कदम उन्होंने उठाया है, कई कानून हैं इसको लेकर के, लेकिन और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसे वर्कशॉप्स या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करवाने चाहिए जहाँ पे छात्रों को इस विषय पे बात करने का अवसर मिले, एक दूसरे को समझने का अवसर मिले और एक अच्छा कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट पैदा हो, क्योंकि मुझे लगता है जब तक इस बारे में बात नहीं होगी तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। इसके साथ ही यूजीसी की बहुत ही अच्छी पहल है जो 12 से 18 अगस्त जो सप्ताह है वो एंटी रैगिंग वीक के तौर पे मनाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग भारतीय संस्थानों में वर्कशॉप्स, कैंपेन्स या कॉम्पिटिशन्स का आयोजन कराया जाता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारे शिक्षा संस्थानों को रैगिंग फ्री कैंपस बनाने के लिए चलाई जा रही है यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। जी श्रीधर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक और चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा कि एक रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए जो डिजिटली हो तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर छात्र अपने साथ जो भी हुआ वो एक रियल टाइम में जैसे ही हुआ वो ऑनलाइन डाल सके और अगर उन्हें अपना नाम नहीं बताना तो वो गुप्त भी रख सकें, क्योंकि कई बार समाज में इज्जत का भी बात होता है। बिल्कुल। और इस प्रकार एक अच्छा सा वातावरण जो है कैंपस में, कॉलेज में बन सकता है। जी, और जैसा कि श्रीधर आपने शुरू में भी इस चीज़ का जिक्र किया कि स्कूली जीवन के प्रारंभ से ही, मैं तो कहूँगा प्राथमिक स्तर से ही इस चीज़ को एक सिलेबस के तौर पे पढ़ाया जाए और बच्चों को ट्रेंड किया जाए और उनमें एक जो कहते हैं कि मनोस्थिति बनाई जाए कि भाई आपको इन चीज़ों से बचना है और ये चीज़ें करनी भी गलत है। जब उनके अंदर बचपन से ये चीज़ नर्चरिंग हो जाएगी तो आगे जाकर ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को हम सबको देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हर हाल में अपने आसपास अपने दोस्तों से संवाद ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि कई बार जो दोस्त आपके खास होते हैं और जब उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपसे बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि जो दोस्त मेरे से 2 दिन पहले तक बातचीत कर रहा था, हर चीज़ पर अपनी राय विचार ले रहा था और बता रहा था, आज क्या हो गया कि वो हमसे अलग थलग है या हमसे बात नहीं कर रहा है। तो उन पर आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके आसपास कोई भी इंसान या कोई व्यक्ति या कोई आपका सहयोगी अगर मानसिक तनाव में है तो उनसे बात ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि उनके साथ आखिर में कौन सी घटना घटी है, क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, एंटी रैगिंग डे पर आज हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि हमेशा अपने अंदर एक शिष्टाचार बना लीजिए कि रैगिंग कहीं भी हो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, जन जागरूकता अभियान में ज़रूर हिस्सा लें और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हर हाल में हमें रैगिंग को ना कहना है और दोस्ती को हाँ कहना है। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम संपन्न करने का समय हो रहा है। श्रीधर आपका और अलोना आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए और इतने महत्वपूर्ण दिन पर आप दोनों ने अपने राय हमें दिए और सुझाव दिए और कई सारी बातें आपने रखा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अब
इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।